18वीं लोकसभा के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। जागरण न्यू मीडिया मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मेरा पावर वोट नॉलेज सीरीज शुरू कर रहा है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। जागरण प्राइम टीम की इस खास पेशकश में हमारे जीवन से जुड़े 5 बुनियादी विषयों सेहत, शिक्षा, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। इसमें हम डेटा और रिसर्च के जरिए आजादी से अब तक इन क्षेत्रों की विकास यात्रा बताएंगे। साथ ही विशेषज्ञों के साथ मिलकर भविष्य की चुनौतियां समझेंगे और उनका समाधान भी तलाशने का प्रयास करेंगे। इस पेशकश का मकसद आपको एम्पावर करना है ताकि आप मतदान करते समय सही फैसला ले सकें। इस नॉलेज सीरीज में आज हम बात करेंगे इकोनॉमी की और स्टूडियो में मेरे साथ हैं एक खास मेहमान डॉक्टर मनोरंजन शर्मा, चीफ इकोनॉमिस्ट एट इन्फोमेरिक्स रेटिंग्स एंड फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट एट कैनरा बैंक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। और हमारे साथ ऑनलाइन भी एक मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर अवनींद्र नाथ ठाकुर, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, और इनका स्पेशलाइजेशन है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज, लेबर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और हम शुरुआत करेंगे महिलाओं के विषय से। बीते कुछ दशकों में महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट पर फोकस बढ़ा है। इसका नतीजा हम शिक्षा का स्तर बढ़ने, लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने और देश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होने के रूप में देख सकते हैं। इस सुधार के बावजूद यूएनडीपी के जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत 193 देशों में 108वें पायदान पर है। आधी आबादी होने पर भी देश की इकोनॉमी में उनका योगदान सिर्फ 18% है। बड़ी संख्या में महिलाएं अनपेड वर्क करती हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं डॉक्टर मनोरंजन। आज़ादी से अब तक महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है उसको आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद स्मृति जी। मेरा मानना है कि बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं, लेकिन मंजिल अभी अधूरी है। अगर इसको आप उचित ऐतिहासिक और तुलनात्मक परिवेश में देखेंगी तो पाएंगी पारंपरिक रूप से हम हिंदुस्तान में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। हमारा ये भी मानना था यत्र नार्यस्तु रमन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती, स्तुति होती, उसमें भगवान। लेकिन अंग्रेज़ों के शासन के दौरान कुछ इसमें विकृतियाँ आईं और महिलाओं को उचित अपना स्थान नहीं मिला। उसके अलावा कई क्षेत्रों में हमने ये भी पाया है कि महिलाओं के विरुद्ध कुछ तरह का भेदभाव हुआ। भारत जब से आज़ाद हुआ, संविधान हमने एक नई संविधान को अडॉप्ट किया, तो उसके बाद से दो तरह की बातें होती, डी जूरे और डी फैक्टो इक्वालिटी की। तो कौन संविधान ने हमको महिलाओं को डी जूरे इक्वालिटी पारंपरिक रूप से, संवैधानिक रूप से सब तरह की समानता दी, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं हो पाया। और महिलाओं के साथ एक समस्या है कि उनको परिवार की भी ज़रूरतों का ख्याल रखना पड़ता है। इन सब चीज़ों से वो अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में उचित ध्यान नहीं दे पाई। अब यहाँ से बाहर जाने का रास्ता, विकास का जो रास्ता है, उसमें कई तरह के विस्तृत कदम होने चाहिए। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की शिक्षा, अप स्किलिंग और री स्किलिंग, उनके स्वास्थ्य, वेलबींग पे, आय के सृजन के अनेक स्रोतों पे, और जैसा कि आपने चर्चा की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अभी भी काफ़ी कम है। और लेकिन इसमें अच्छी बात यह कि लगातार वृद्धि हो रही है। अगर मैं आपको आंकड़े दूं वित्तीय वर्ष 20 से 22 तक में, तो वित्तीय वर्ष 20 में ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन महिलाओं का 30% था, जो 21 में बढ़ के 32.5 और फिर 22 में 32.8 हो गया। मंजिल अभी बहुत दूर है, और लेकिन मेरा मानना है इसमें वांछित सफलता मिल रही है, लेकिन अभी और बहुत सारा काम बाकी है। अवनींद्र जी, मैं आप पर आऊंगी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की अगर बात करें तो उसके अनुसार जो महिलाएं हैं वो 48% हैं, 48% देश में, जिनमें जीडीपी में जो उनका कंट्रीब्यूशन जिन महिलाओं का है वो मात्र 18% है। सबसे पहली बात, इसका प्रमुख कारण क्या है और इसको कैसे, उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कैसे बढ़ाया जा सकता है? 18% जो प्रेजेंटली है उसको कैसे और इन्हांस किया जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। कई रिसर्चर भी इसका समाधान देख रहे हैं। मुझे लगता है कई सारी चीज़ें जरूरी है। पहली चीज़ें ये है कि अगर हम देखें, आज भी
जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधानता से बाहर पूरी तरह नहीं निकल पाया है। मुझे लगता है कि पहली बात जो ये है, तो घर के अंदर की जो जिम्मेदारियां हैं, बच्चे या बूढ़ों का जो देखभाल है, मुझे लगता है ज्यादातर इसकी जिम्मेदारी आज भी भारत में औरतों के माथे पर है। और ये शेयरिंग नहीं है, मतलब दोनों जेंडर आपस में वो शेयर नहीं करते हैं। तो तो होता क्या है कि अगर कोई भी महिलाएं बाहर जाती हैं, नौकरी करती हैं, तो उनके ऊपर डबल बोझ, हम लोग कहते हैं डबल बोझ की शिकार होती है। तो वो एक बड़ी बात है जिसके कारण काफी हद तक महिलाएं नौकरी करने से झिझकती भी हैं। और दूसरी बात मुझे लगता है कि अभी भी अगर आप देखेंगे वर्किंग इन्वायरमेंट, जो कंपनी में जिस तरह के जॉब होते हैं या बाहर जिस तरह के जॉब हैं, वो बहुत वुमेन फ्रेंडली नहीं है। चाहे वो जो इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, मुझे लगता है उसमें भी काफी सुधार की जरूरत है। उसके कारण भी चीजें डिफिकल्ट है। और ट्रांसपोर्टेशन, मुझे लगता है कि जो अभी भी जो इंडिया में, अगर आप वेस्टर्न कंट्री की तुलना करें, तो भारत में अभी भी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो ट्रैवल करके जाती है आती है, वो भी बहुत औरत के लिए बहुत फ्रेंडली नहीं है, चैलेंजिंग रहता है वो एक। हाँ, तो इन सारे चीजों का मुझे लगता है कि काफी असर पड़ता है किसी भी औरत के लिए ये डिसाइड करना कि वो बाहर जाएंगी नहीं जाएंगी। इसके साथ एक और जो महत्वपूर्ण बात मुझे लग रहा है वो ये है कि जब औरतें काम करती हैं, उन्हें कई तरह की सामाजिक सुरक्षा की जरूरत होती है। मान लीजिए जैसे मैटरनिटी लीव और बाकी तरह की चीजें, तो ये सिर्फ संगठित क्षेत्रों में होता है। और भारत में अभी भी संगठित क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। और असंगठित क्षेत्र की बात करें तो किसी तरह की सामाजिक जो सुरक्षा है, सोशल सिक्योरिटीज है, वो नहीं होती है। तो उसके कारण कई महिलाएं जब जॉब करती भी हैं, तो यदि वो प्रेग्नेंट हो गई या किसी तरह की समस्या है, तो उन्हें जॉब छोड़ना भी पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो आज के समय में अभी भी भारत में, अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें, तो न सिर्फ विकसित देशों की तुलना में, बल्कि ज्यादातर साउथ एशियन कंट्रीज की तुलना में भी बहुत कम है। और अगर आप समझ रहे हैं 2/3 महिलाएं आज भी जॉब नहीं कर रही। और ये चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर हम आमदनी के लेवल को देखें तो डेफिनेटली इनमें से ज्यादातर लोग डिस्ट्रेस में हैं, बट अभी भी जॉब नहीं कर पा रही। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस से होकर जाएंगी, और तुरंत समाधान नहीं भी हो तो उस डायरेक्शन में जाना बहुत जरूरी है। एक और बात अवनींद्र जी की, इनफॉर्मल सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, तो इनफॉर्मल सेक्टर में कई वजह, क्योंकि सिक्योरिटी ना, सोशल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, कई तरीके की सिक्योरिटी ना होने के कारण कई महिलाएं छोड़ देती हैं नौकरी। उसके बाद वापस अगर आने का प्रयास भी करती हैं तो भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है कि अपना जो टाइम गैप है, अपना जो समय लगा है, क्योंकि तुरंत तो वापसी कर नहीं सकती, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वापसी कर पाएँ। इनफॉर्मल सेक्टर में मनोरंजन जी, महिलाओं का जो, जैसा कि अवनींद्र जी ने भी बोला, महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इससे एक पुरुषों के कंपैरिजन में एक वेज का डिफरेंस भी है, सैलरी डिफरेंस भी है। इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं? मेरे ख्याल है बहुत समसामयिक सवाल उठाया आपने। इसको दो पहलू से, वेज गैप अगर आप हिंदुस्तान में देखें और विश्व के दूसरे भागों में देखें तो काफ़ी बड़ा वेज में असमानता है। ये 15 से 20% के आंकड़े हमेशा सामने आते हैं, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। उसके बाद हिंदुस्तान में, क्योंकि एक अभी भी कुछ मायनों में कृषि प्रधान देश है, तो आप देखेंगे महिलाओं की जो मलकियत है कृषि भूमि के ऊपर, वो पुरुषों के मुकाबले में सिर्फ 15% है। ये इस स्थिति को असमान बनाते हैं। आगे जाने के लिए भविष्य का जो रास्ता जाता है, आर्थिक सशक्तिकरण एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। महिलाओं को मार्केट्स में प्रवेश मिल सके, अपने जीवन पे, समय में, अपने शरीर पे पूरी तरह से कंट्रोल हो, उनकी आवाज़ को तेज़ी से बुलंद किया जाए, और जो आर्थिक फैसले लिए हैं जा रहे हैं उसमें उनके पास ये चॉइस की स्थिति हो, ये विकल्प हो कि जैसा वो उचित समझती हैं वैसे अगर सही चुनाव कर सकें, सही विकल्प ले सकें, तो मेरा मानना है इससे स्थिति में अवश्य कुछ अच्छा सुधार आएगा। अवनींद्र जी, आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, मुझे लगता है कि शुरुआत बहुत शुरू से करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप औरत और पुरुषों की तुलना करें तो क्यों कम है? क्योंकि कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर औरतों की कम है। उसका मेन कारण है कि जिस तरह का सप्लाई है, जिस तरह के लोग काम करना चाह रहे हैं, मान लीजिए वहां पर उनको उस तरह के जॉब नहीं मिल रहे हैं। तो अगर दो तरह का डिस्क्रिमिनेशन मैं देख पाता हूं। एक तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं
जो जहां औरतों को का प्रेजेंस ज्यादा है, जैसे मान लीजिए आप रिसेप्शनिस्ट के तौर पर देखेंगे, आपको नेचुरली नजर आएगा और औरतों की संख्या वहां ज्यादा है, वो लो पेड जॉब है। इनफैक्ट अगर आप घर में कुकिंग औरतें करती है, जब बाहर आप शेफ की बात करेंगे तो वहां पर मेल है। तो दो तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। एक तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां जो लो पेड है वो औरतों के लिए खोला गया है, दूसरा सेम तरह के जॉब में भी औरत और मर्द के बीच में वेज का गैप है। मुझे लगता है कि ना शुरू से चेक करने की जरूरत है, जो लेवल ऑफ एजुकेशन को सेम करने की जरूरत है, जो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। और डेफिनेटली जिस तरह का अभी रिसेंटली जो रिप्रेजेंटेशन बिल आया है, फीमेल रिप्रेजेंटेशन, मुझे लगता है कि उसको सिद्धांत के तौर पर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को डेफिनेटली, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, इस तरह की नीतियों को लागू करने की जरूरत है। जैसे जेंडर बजटिंग कहते हैं, उसी तरह से जेंडर जॉब प्रोविजंस भी होना चाहिए। तरह तरह के इंसेंटिव्स होने चाहिए, जो अगर कोई कंपनी महिलाओं और पुरुषों का प्रोपोर्शन मेंटेन करता है तो उसे अलग तरह के रिवार्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ गवर्नमेंट के साइड से इंसेंटिव्स की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो जिस तरह का सप्लाई है, जिस तरह के लोगों की अवेलेबिलिटी है, अचानक से कुछ सुधार मुश्किल ही नजर आता है। सामाजिक एक माइंडसेट है मनोरंजन जी, जो कि बहुत समय से एक ही ढर्रे पे चलता चला आ रहा है। तो जब महिलाओं के योगदान की जीडीपी में बात कर रहे हैं, जो प्रेजेंटली 18% है, उसको बात करें, औसत जो ग्लोबल एवरेज की बात करें तो 37% का भी वो आधा है। इसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं सामाजिक सशक्तिकरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है महिलाओं को। ऐसी कुछ पॉलिसीज़ जिन पे काम किया जा सके, उनका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ और इसको एक थोड़े विस्तृत पैमाने पे देखने की आवश्यकता है। महिलाओं के विकास होता है तो महिलाओं का विकास होगा, पूरे परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। देश के सिलसिले में अभी IMF की स्थिति आई है कि अगर हम जेंडर इक्वालिटी की स्थिति को पहुँच जाएँ तो हिंदुस्तान में 2025 तक $700 बिलियन की बढ़ोतरी हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए। इसको बढ़ाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। बहुत मुझे खुशी है आपसे साझा करने में कि बहुत सारे इन चीज़ों पे, बहुत सारे विकल्पों के पे काम हो रहा है। लेकिन वित्तीय समावेशन है, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, नॉन फार्म सेक्टर, सूक्ष्म और मझोले उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, कुछ गवर्नमेंट की फोकस्ड स्कीम्स हैं, पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें से महिला उद्यमियों को उचित स्थान नहीं मिल पाता है। अगर हम मास्टर कार्ड का इंडेक्स देखें तो भारत 57वें नंबर पर है। इसी तरह से नेशनल सर्वे भी महिलाओं को 20% देता है। इन चीज़ों को अगर उचित ढंग से, प्रभावी ढंग से इसका निस्तारण किया गया तो महिलाओं के विकास के लिए और देश के विकास को एक बल मिलेगा और ये ज़्यादा प्रभावी हो सकेगा। अच्छी बात आपने बताई। अवनींद्र जी, आपके पास आऊंगी और ग्रामीण महिलाओं के बारे में बात करूंगी कि 70% जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो वेजेस बहुत कम होते हैं, सैलरी बहुत कम होती है। ऐसे में महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का क्या रास्ता है? क्या कुछ उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा सकता है? देखिए, अभी जो रिसेंट डेटा की अगर हम बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो एवरेज इनकम है वो कैजुअल लेबर जो होता है उनसे भी कम निकला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो रुझान है ये चॉइस के साथ नहीं है, ये बल्कि कंपल्सन के साथ है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा लिमिटेशन वो है कि लोगों को संगठित क्षेत्रों में जॉब नहीं मिल रहा है, या अच्छी नौकरियों के अभाव में और अलग तरह के सिचुएशंस में वो लोग मजबूर हैं कि वो इस तरह के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अटैच्ड है। तो अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक बचने का तरीका है, एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है, तो हम बहुत कुछ उसे उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्किल बेस्ड नहीं है। वो आप इच्छा के अनुसार नहीं आते हैं, आप अपने कैपेसिटी के अनुसार नहीं आते हैं, मजबूरी में आते हैं। ये मेरी पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, मुझे लगता है कि एक तो ओवरबर्डन है, क्योंकि अगर हम जीडीपी की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र से 15% मुश्किल से एग्रीकल्चर या लाइट सेक्टर से जीडीपी में आ रहा है, जबकि आधे लोग, हिंदुस्तान के आधे वर्कफोर्स वहां पर हैं। तो एक बात तो है ओवर क्राउडेड है, ओवर बर्डन है। तो जो पहली बात मुझे लगती है कि वो ओवर बर्डन जो इकोनॉमी है उससे लोगों को बाहर निकालने की जरूरत है। जब तक हम एक सब्सटैंशियल नंबर ऑफ
लोगों को, चाहे वो महिलाएं हों पुरुष हों, गांव से निकालकर अलग तरह के संगठित क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे या अलग अलग अच्छे सर्विस में नहीं लेके जाते हैं, तो बहुत कुछ सुधार की संभावना कम है। और दूसरी बात मुझे ये लगता है कि जब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत सेंसिटिव होता है लोकल डिमांड पे। आप कुछ भी बना लेंगे, जरूरी नहीं है वो चीजें बिक जाएंगी। उसके लिए गांव में आमदनी का स्तर या परचेजिंग पावर जिसे हम कहते हैं, क्रय शक्ति, उसका ज्यादा होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अभी की जो हालत है गांव की, इतनी क्रय शक्ति नहीं है वो इतने ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स को सस्टेन कर सके। और दूसरा है ऑफ कोर्स लिंकेज, जब आप कम करते हैं नंबर को, सेल्फ एम्प्लॉयड के नंबर को, तब आप क्रेडिट प्रोविजंस की बात करते हैं, तब आप कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं, तब आप उनके लिंकेज बड़े फैक्ट्रीज या डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम के साथ करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो पहली आवश्यकता है वो है उसको सस्टेनेबल बनाना। एक हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। आप शिफ्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज और अच्छे क्वालिटी जॉब पे, मुझे लगता है वो अभी प्रायोरिटी की जरूरत है। बहुत अच्छी बात अवनींद्र जी आपने बोली है, मतलब बहुत प्रेसिंग एरियाज हैं जो आपने मेरे सवाल पे कवर किए हैं सारे। मनोरंजन जी, आपसे भी मैं पूछूंगी कि ग्रामीण महिलाओं को और सशक्त बनाने में कितना अभी और काम करना चाहिए, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर काम करके हम वो जो डेटा है या जो हमारा जो उद्देश्य है उसको हम अचीव कर लें। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि सस्टेनेबिलिटी लानी पड़ेगी, और सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पे ये सेक्टर बहुत ज़्यादा देर तक, ग्रामीण महिलाएं जो 70% हैं, बहुत ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगी, ना ही गांव सस्टेन कर पाएगा। बहुत अहम सवाल है। कई रास्ते हैं इसके, जैसे कि विगत 30 साल में माइक्रो क्रेडिट के क्षेत्र में गांव में कम अर्ध विकसित क्षेत्रों में एक तरह की साइलेंट रिवोल्यूशन, एक तरह की क्रांति आई है। इतने परिणाम हुए हैं, उसके इतने अधिक आयाम हैं। उसी तरह से माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। बैंकों से कुछ अधिक ऋण भी मिल सकते हैं। मुझे आपके साथ साझा करने में खुशी है कि बैंकों में प्रायोरिटी सेक्टर के तहत, प्राथमिकताओं के तहत महिलाओं को एक विशेष ऋण दिया जाता है। लेकिन ये सब अभी एक शुरुआती स्टेज में है। अगर हमको महिलाओं को बराबरी का हिस्सा देना है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ग्रेटर क्रेडिट टू वुमेन, इन सभी पहलुओं पर एक एकीकृत होकर, एक होलिस्टिक व्यू लेते हुए, विहंगम दृष्टि रखते हुए एक इस तरह का एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान और स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा जिससे महिलाओं की दशा और दिशा में वांछित सुधार हो सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि महिलाओं की दशा और दिशा में सुधार होने के लिए कई ऐसी पॉलिसीज़ हैं, कई ऐसे नियम हैं, कई ऐसे जो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स हैं जिनकी ज़रूरत है, जिनको समय समय पर लेना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि आज जो हम स्टूडियो में डिस्कशन कर रहे हैं, इकॉनमी और महिलाओं का योगदान इकॉनमी में, जीडीपी में, और जिस तरह से अवनींद्र जी और मनोरंजन जी स्टूडियो में हमको ये बताने की, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रेजेंट हमारी सिचुएशन क्या है, चुनौतियां क्या है, और हम डिकोड करने की प्रयास भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्यूशंस इनके क्या हो सकते हैं। चलिए अब इकॉनमी और विज़ावी युवाओं की बात करते हैं। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 5 साल में कम हुई है। ये 2017-18 में 17.8% थी, 2022-23 में 10% पर आ गई। हालांकि ILO के अनुसार भारतीय बेरोजगारी में 83% युवा हैं। देश के लेबर मार्केट में हर साल 70 से 80 लाख युवा आ रहे हैं। उनके लिए शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के साथ जॉब क्रिएट करने की चुनौती भी है। स्टूडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर मनोरंजन, और ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अवनींद्र। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी डॉक्टर मनोरंजन कि CII V-Box इंडिया स्किल रिपोर्ट की माने तो पिछले 10 वर्षों में, 10 सालों में युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो बढ़ गई है, 33 से 51% हो गई है। निश्चित रूप से ये बदलाव बड़ा है, लेकिन एक जो बात सामने आती है कि अभी भी आधा जो वर्ग है वो बाकी है, वंचित है एम्प्लॉयमेंट से। उसके लिए क्या कुछ करने की, क्या कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है? धन्यवाद। आपने बहुत अहम सवाल उठाया है जिसका विकास की प्रक्रिया पे काफ़ी मूलभूत सवाल उठाते हैं।
ऐसी हालात में एक इसमें संबंधित प्रश्न ये भी उठता है, आपने बेरोजगारी का सवाल उठाया, एम्प्लॉयमेंट का सवाल, इससे एक मिलता जुलता सवाल है जो आज के वातावरण में बहुत अहम हो जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी का भी सवाल है कि काफ़ी लोग जो आपने बताया 70-80 लाख हर साल लेबर मार्केट से भारतीय अर्थव्यवस्था में नौकरियों के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या वो इस लायक हैं, क्या वो एम्प्लॉयबल हैं? तो भारत सरकार ने बहुत सारे अध्ययन किए। एक उच्च शिक्षा में दिल्ली में एक संस्था है नीपा ने, नीति आयोग ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, बहुत सारे इस तरह का एक समन्वित तरह से प्रयास हो रहा है कि हम लोगों को एम्प्लॉयबल बना सकें। और उसमें में ज़रूरी है कि स्किल गैप्स में जिस उद्योग धंधों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही, उस तरह के स्किल्स, उस तरह के अगर हम हुनर मुहैया करा सकें तो बेहतर होगा। उसके लिए उचित प्रशिक्षण, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, रूरल बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स और क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर अवनींद्र, आपके पास आएंगे। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो 2041 में अपने चरम पर होगा। ऐसे में एक जो हम बात भी लगातार कर रहे हैं कि 70 से 80 लाख युवा हर साल मार्केट में जॉब के लिए आ रहा है। इतने बड़े नंबर को जॉब प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनके लिए कहां से जॉब आएंगे? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है और मुझे लगता है कि एक दो सेंटेंस में इसका जवाब बहुत मुश्किल है, बट मैं कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ों पे हाईलाइट करने का। एक तो जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है स्किल को लेकर, तो ठीक है, मुझे लगता है कि स्किल गैप जो है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि स्किल के साथ एक लिमिटेशन भी है। वो लिमिटेशन ये है कि जब स्किल काफ़ी टेम्पररी भी होता है कई बार। जैसे मान लीजिए आईटी में बूम आया था 90s में, तो लोग आईटी में ट्रेंड हो गए, स्किल्ड हो गए, बट वो डिमांड शिफ्ट हो गई आईटी से मैनेजमेंट की तरफ, फिर लोग मैनेजमेंट में ट्रेंड हो गए और फिर ओवर सप्लाई हो गया। तो मुझे ये लगता है कि स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है सारे युवाओं को बेहतर शिक्षा देना, हायर एजुकेशन, स्किल अडॉप्ट करने की का जो स्किल है वो प्रोवाइड करने की जरूरत है। अगर ज़्यादातर युवा अच्छे एजुकेशन लेते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, तो वो स्किल के जरूरत के अनुसार अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये पहली बात है। और आज भी अगर आप देखेंगे हायर एजुकेशन की स्थिति भारत में बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप कंपेयर करें डेवलप देशों से, जो इनरोलमेंट है, ड्रॉप आउट है और क्वालिटी है, मुझे लगता है कि बहुत आगे जाना है और उसे एड्रेस करने की जरूरत है। वो पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि जब हम खासकर युवाओं की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 15 साल में हम ये लूज कर जाएंगे। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, ये 15 साल में हम लोग लूज कर जाएंगे। इसीलिए हमें एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट करना है तो बहुत जल्दी जनरेट करना है। तो इसमें मेरे दो सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि हमें अभी आधी जनसंख्या, आधे वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है, और तो पहली बात तो यह है कि वो तुरंत हम नहीं उठाकर कहीं और डाल सकते, तो एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। डेफिनेटली उसको भी वायबल करने की जरूरत है ताकि जो लोग वहां पर हैं, एक युवा वर्ग, वो सस्टेन कर पाए। दूसरी बात वो है कि ऐसे कई इंडस्ट्रीज हैं जो लेबर इंटेंसिव हैं इंडिया में, चाहे टेक्सटाइल हो, फूड प्रोसेसिंग हो, और ब्लाइंडली अगर हम पाश्चात्य मॉडल को फॉलो करेंगे, जो मॉडर्न टेक्निक्स वाले हैं, जिनके की कैपिटल इंटेंसिटी ज्यादा होती है, लेबर एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, तो कहीं न कहीं वो हमारी जो समस्या है उसको समाधान करने में बहुत समर्थ नहीं होगी। आज के समय में मुझे लगता है कि हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि किन किन सेक्टर में लेबर इंटेंसिटी ज्यादा है, जहां पर ग्रोथ होने से लेबर के एब्जॉर्प्शन बढ़ेंगी, उन सेक्टर को इमीडिएटली एड्रेस करने की जरूरत है। अच्छी बात कही डॉक्टर अवनींद्र आपने। एक जो पॉइंट यहाँ पे जो इस कॉन्वर्सेशन का टेक अवे है मनोरंजन जी, कि बहुत जल्दी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत डायनामिक है डेवलपमेंट, खासकर टेक्नोलॉजी के आने के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। ऐसे में एक स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती रह जाती है, खासकर भारत के युवाओं के सामने। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक आंकड़ा जो जारी किया है उसमें लिखा है कि बेरोज़गारों में 83% जो लोग हैं वो युवा हैं। ये बहुत स्टार्टलिंग डेटा है, एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने।
हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि किसी भी तरह का अनएम्प्लॉयमेंट खराब है और शिक्षित बेरोजगारी उसमें और भी ज़्यादा खराब है। तो इसमें कई मुद्दों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। डिमांड सप्लाई की कुछ मिसमैचेस हैं, जैसे कि अवनींद्र जी ने बताया, आपने भी बताया कि हर साल 70-80 लाख लोग आ रहे हैं और फिर उसके बाद सप्लाईज की सीमित है, एस्पिरेशनल इश्यूज भी हैं, सब में एक तमन्ना है, एक अरमान है आगे बढ़ने की, स्किल गैप्स हैं। तो इसमें अवेयरनेस गैप्स किस किस क्षेत्रों में ज़्यादा गुंजाइश हो सकती है। अवनींद्र जी ने ये भी बताया कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में और क्षेत्रों में जहाँ जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है उसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। शिक्षण संस्थाओं की भी इसमें अहम भूमिका हो सकती है कि करिकुलम को, जो शिक्षा पाठ्यक्रम है उसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। एक नई एजुकेशन पॉलिसी जो 3 साल 4 साल पहले आई थी, NEP के नाम से जानी जाती, उसमें भी एकेडमी इंडस्ट्री इंटरेक्शन के ऊपर कि जैसे इंडस्ट्री को ज़रूरत है उस तरह के अगर हम विद्यार्थियों को उस तरह से कुशल लोगों को निकाल पाएँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के, और वोकेशनल और हायर एजुकेशन में एक समन्वय स्थापित करने की ज़रूरत है। और अगर हम इन सभी चीज़ों को एक कुशल और प्रभावी ढंग से कर सकें तो मेरा मानना है इस स्थिति में अच्छे बदलाव आएंगे। अवनींद्र जी, बहुत अच्छी बात बताई है मनोरंजन जी ने कि डिमांड एंड सप्लाई, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होगा अगर हमको युवाओं का कौशल या उनका स्किल सेट डेवलप करना होगा। जैसे आपने भी बोला कि बहुत डायनेमिक है इस वक्त की जो सिचुएशन है। मेरी जो बात हुई है मनोरंजन जी से भी कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, तो पाठ्यक्रम में तो बदलाव एक उचित बात है ही है। उसके अलावा और कौन सी चीज़ हैं जिनकी, और कौन सी बातें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट सिनारियो में, क्योंकि एक बहुत स्टार्टलिंग, एक बहुत ही चौंका देने वाले ये सारे आंकड़े हैं हमारे सामने, और आने वाले, जैसे आपने खुद भी बोला कि 15 सालों के लिए ये तैयारी बहुत तेज़ी से करनी पड़ेगी क्योंकि वक्त इतना है नहीं। देखिए, मुझे लगता है कई बार ना डेवलपमेंट को अगर हम पूरी तरह से छोड़ दें तो वो बहुत सेंटर्ड होता है। जैसे दिल्ली और बड़े बड़े जगहों में डेवलपमेंट होता है और उस पूरे डेवलपमेंट के दौर में गांव, छोटे शहर या दूर वाले इलाके छूट जाते हैं। तो कोई भी शहर और इतना सक्षम नहीं है कि वो सारे नए युवाओं को जॉब दे सके, कोई भी सेक्टर अभी के समय में। तो मुझे लगता है कि एक जो गैप है वो है रीजनल, जो इनइक्वालिटी है, रीजनल इनइक्वालिटी है, जो अपॉर्चुनिटीज हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं गांव में, छोटे कस्बों में या रिमोट एरिया में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी नजर में। मुझे लगता है कि एक बैलेंस डेवलपमेंट अप्रोच अभी के समय में जरूरी है, ताकि अगर आप देखेंगे युवाओं में माइग्रेशन रेट बहुत ज्यादा है, चाहे वो शिक्षा को लेकर माइग्रेशन हो, चाहे वो नौकरियों को लेकर माइग्रेशन हो, चाहे वो बाकी तरह अच्छी लाइफ है, मेडिकल या बाकी चीजों को लेकर माइग्रेशन हो। मुझे लगता है कि एक रीजन वो भी है कि लोग अपने एरिया को छोड़कर जा रहे हैं, जहां की कैपेसिटी हो सकती है वहां पर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, सारे लोग शहर की ओर जा रहे हैं। तो एक रीजनल डेवलपमेंट को भी दिमाग में रखने की जरूरत है अभी के समय में। और बाकी तो मैंने कहा है कि जिस तरह से लेबर इंटेंसिव चीजें हैं वो आप रीजनल लेवल पर भी देख सकते हैं, और हायर एजुकेशन अगर आपका बेहतर होता है तो आपकी एडेप्टेबिलिटी न्यू स्किल में ज्यादा होती है। तो ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही, बट रीजनल डायमेंशन, रीजनल बैलेंस की तरह से भी हमें देखने की जरूरत है आज के समय में। तो अवनींद्र जी, ये कहना उचित होगा कि रिवर्स माइग्रेशन काफ़ी हेल्प या काफ़ी मददगार इस पूरे जो पूरा ये जो हमारे सामने एक चैलेंज है, चुनौती है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट गेम चेंजर रोल प्ले कर सकता है। यदि अच्छी अपॉर्चुनिटीज वापस आए तो डेफिनेटली इससे, बल्कि अर्बनाइजेशन के बहुत सारी जो समस्याएं हमारे पास हैं आज के समय में, वो हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम एटलीस्ट रोक सकें। रिवर्स माइग्रेशन नहीं भी हो, मुझे पता नहीं कितना वो फिजिबल है, बट अगर हम अभी भी माइग्रेशन को रोक सकें तो वो भी बहुत बड़ा बदलाव लाने का सक्षम है मुझे। और लोकल अपॉर्चुनिटी, जैसा कि बहुत अच्छी बात बताई अवनींद्र जी ने कि लोकल अपॉर्चुनिटी या रीजनल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वाकई में कहीं ना कहीं एक बर्डन, ओवर बर्डन सिटीज़ भी हो रही हैं। तो लोकल जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, उनके लिए ऐसा समाधान क्रिएट करना जिसमें वो अपने इकोनॉमिकली एक साउंड हो पाएँ और इंडिपेंडेंट हो पाएँ, ये ज़रूरी है, इस वक्त की मांग है। आप मानते हैं इसे?
बिल्कुल मानते हैं। इसमें मैं दो मुद्दे और हाईलाइट करना चाहूँगा, प्रकाश में डालना चाहूँगा। एक, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने बहुत पुरजोर ढंग से इसकी वकालत की थी कि अर्बनाइजेशन शब्द तो आम है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक नया टर्म दिया था, एक जिसको चिन्हित किया था उन्होंने अर्बनाइजेशन के नाम से, RURBANIZAITION। तो जो दोनों का एक प्रभावी समिश्रण है, अर्बनाइजेशन और रूरल डेवलपमेंट का। उसके अलावा अगर हमको रिवर्स माइग्रेशन को, अगर हमको अर्बनाइजेशन को रोकना है तो उसके लिए एक मूलभूत सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वाटर की, रोड्स की, सैनिटेशन की, स्कूल्स की, अस्पतालों की। तो जब तक हम अगर इस तरह से समुचित विकास नहीं कर पाते तो सिर्फ ये उम्मीद करना कि लोग शहरों की तरफ कम भागेंगे, शायद ये उचित नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड और इंटरलिंक्ड हैं। जी, अच्छी बात कही आपने। एक और जो बात है जो आजकल युवाओं के सामने है कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के मनोरंजन जी, काफ़ी कुछ ऐसा सपोर्ट है जो ऑलरेडी क्रिएट कर दिया गया है, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 90% जो युवा हैं, 90% जो युवा हैं वो शुरुआती स्टेज पे या इनिशियल स्टेज पे एंटरप्रेन्योरशिप या तो उनका फेल हो जाता है या वो आगे परसू नहीं करते हैं या काम नहीं करता है। इसको सुधारने की कितनी ज़रूरत है, इसको किस तरह से इस पे काम किया जा सकता है? मैं इसका उत्तर 2-3 भागों में देना चाहूँगा। अगर आप इसका एक बारीकी से विश्लेषण करें, विवेचना करें, तो आप पाएंगे जो फेल होते हैं इसके मुख्य तौर पे 4 वजह होते हैं: क्रेडिट, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अलावा कभी कभी एप्रोप्रिएट रेगुलेशन, प्रशिक्षण की भी कमी होती। इस दिशा में मुझे आपके साथ साझा करने में बहुत खुशी है, विगत 1-2 साल में भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और एक सेल्फ रिलायंट फंड 10,000 करोड़ के साथ लॉन्च किया था, जो MSMEs को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को 10,000 करोड़ से उनको इक्विटी सपोर्ट प्रोवाइड करता था। ये एक बहुत उचित और प्रभावित कदम है, लेकिन कई बार इस फंड से लोन भी दिया गया। इसमें स्टार्टअप्स बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए बहुत सी अलग स्कीम्स भी हैं। इसलिए इस स्कीम को मेरा मानना है 2 चीज़ों पर केंद्रित रहना चाहिए, एक तो इक्विटी सपोर्ट और दूसरा सिर्फ MSMEs के लिए, स्टार्टअप्स के लिए इस फंड का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों पे अगर हम उचित ध्यान दें तो मेरा मानना है इन समस्याओं की ग्रेविटी, कि इन समस्याओं का जो रूप है वो कुछ ज़्यादा कंट्रोल में आ सकता है। अवनींद्र जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय पे? जरूर, मैं ऐड करना चाहूँगा 2-3 चीज़ें इसमें। पहली बात तो यह है कि आप कभी भी जब एंटरप्रेन्योरशिप या किसी की बात करते हैं तो एक बैलेंस इकोनॉमी में बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे फिर बेचेंगे किसको सामान। तो चीज़ें यह है कि आपके जो बैलेंस हैं, जितने कैजुअल लेबरर्स हैं, रेगुलर एम्प्लॉयड हैं, जो दूसरे धंधे में हैं, फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप है, तो सभी का एक बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, सभी एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते, पहली बात वो है। तो कहीं ना कहीं अभी मुझे लगता है कि जिस तरह से रेगुलर एम्प्लॉयड लोग का प्रोपोर्शन हमारे यहाँ है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ में जो आप चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, मुझे लगता है कि जो रेगुलर सैलरीड है वो सबसे बड़ा डिमांड क्रिएट करते हैं इकोनॉमी में। और अभी एक और लिमिटेशन ये है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो डिमांड एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, मांग। अगर आप कि आधी जनसंख्या कृषि में है और उनकी मांगे पूरी तरह से नहीं बढ़ रही हैं, तो कहीं न कहीं वो बहुत बड़ा लिमिटेशन है बाकी इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ अपने आप में ही सफल नहीं हो सकता, सिर्फ स्किल देने से ही सफल नहीं हो सकता, उसके साथ एक डिफरेंट काइंड ऑफ बैलेंस और मांग की अवेलेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। अच्छी बात कही आपने कि डिमांड बहुत ज़रूरी है और स्टार्टअप्स का जो विषय है, वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो विषय है, वो वाकई में बहुत प्रेरणा वाला है, युवाओं को कहीं ना कहीं एक हौसला देने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं उसके साथ उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है जो हमारा कॉन्वर्सेशन यहाँ पर हो रहा है वो एक दिशा दे रहा है कि किस तरह से युवाओं का एक अहम रोल हम देखते हैं इकॉनमी में। और लगातार हमारी चर्चा हो रही है मनोरंजन जी से, अवनींद्र जी से, और हम कई विषयों पर उनसे बात करें। फिलहाल ये जो विषय था वो सिर्फ युवा स्पेसिफिक एंड इकोनॉमी पर था।
तो चलिए अब बात करते हैं अर्बन मिडिल क्लास विज़ावी इकोनॉमी। भारतीय शहरों का आकार देश के कुल एरिया का सिर्फ 3% है, लेकिन जीडीपी में योगदान 60% है। नीति आयोग ने 2022 की एक रिपोर्ट में बताया कि भारत की शहरी आबादी 46 करोड़ है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्बन कम्युनिटी है। आज के मध्य वर्ग की खासियत है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रति इनका झुकाव अधिक है। ये ब्रांड और बेहतर लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। इनका आउटलुक भी ग्लोबल है। फिलहाल इस पूरे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ हैं मनोरंजन जी और ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ रहे हैं अवनींद्र जी। आपसे मैं समझना चाहूँगी मनोरंजन जी कि एक लाइफस्टाइल की क्रेविंग इस वक्त अर्बन मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा है। अच्छे कपड़े पहनना और अच्छा एक ज़िंदगी व्यापन करना, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, लेकिन उस तरह से आमदनी नहीं है। इस पर किस तरीके से काम करना चाहिए और इसको किस तरीके से सिचुएशन को बदला जा सकता है? बहुत विषम और जटिल प्रश्न है। मेरा मानना है कि अगर हम उद्योग धंधों की बात करें, वही कुछ पहलू व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होते हैं। हर जगह पे अगर आप पूंजीवादी व्यवस्था को देखें तो इफ़िशियंसी और प्रोडक्टिविटी की बात होती है, उत्पादकता। हम अपने व्यक्तिगत जो कार्यकलाप करते हैं उसमें भी अगर हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकें, इफ़िशियंसी बढ़ा सकें, तो उससे फ़ायदा होगा। इसके कुछ अन्य टुकड़े हो सकते हैं कि मौद्रिक और राजकोषीय नीति, मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी में एक बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। और समाज के कुछ गरीब तबके के लोग, जिसको महात्मा गांधी टीमिंग मिलियंस बोलते थे, तो उन लोगों के लिए एक सोशल सेफ्टी नेट, जैसा आपने बोला महंगाई बढ़ी है, आमदनी सीमित है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो एक सोशल सेफ्टी नेट से के माध्यम से उनकी मूलभूत समस्याओं का हम निदान कर सकते हैं। इस क्षेत्र में एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो बहुत विस्तृत स्तर पे, देशव्यापी स्तर पे चल रही, उससे भी कुछ अच्छे परिणाम मिले हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे करके हम समाज के विकसित क्षेत्रों के साथ साथ जो समाज के अन्य क्षेत्र हैं, समाज के अन्य तबके हैं जिनका समुचित विकास नहीं हो पाया है विभिन्न कारणों की वजह से, उनको भी हम इस विकास की यात्रा में सम्मिलित कर पाएंगे। तो ये कुछ मेरे सुझाव हैं। अवनींद्र जी, एक बात जो बहुत जटिल है, जो सवाल भी मुझे लगता है कि लोगों के मन में होगा, प्रश्न भी होगा कि आमदनी तो कम है, खासकर वो लोग जो शहरों में आते हैं ये सोच करके कि एक अच्छी लाइफस्टाइल होगी, अच्छे से हम जीवन व्यापन करेंगे, लेकिन आमदनी कम होने की वजह से क्वालिटी एजुकेशन पहली बात है बच्चों को नहीं मिल पाता। उसके साथ साथ जो रिक्वायर्ड, जो एक बेसिक रिक्वायर्ड हेल्थ केयर होता है, वो भी उससे भी वंचित रह जाते हैं। ऐसे में इस चीज़ को आमदनी के पर्सपेक्टिव से कैसे भरा जा सकता है? देखिए, फिर मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दो आयाम है। एक आयाम तो यह है कि यदि हम आंकड़ों को देखें तो पिछले कई सालों से जो रियल इनकम है मिडिल क्लास का, जो वेजेस हैं, रेगुलर सैलरीड वेजेस हैं, वो मोर स्टैग्नेंट हैं, बहुत नहीं बढ़ी है, जैसा आपने कहा भी। दूसरी बात यह है कि कई सारे कॉस्ट जो हैं, जो बेसिकली मैं कहूँगा स्वास्थ्य से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, वो बढ़ रहे हैं। तो इसका एक मेजर इम्पैक्ट जो पड़ता है वो है डिस्पोजेबल इनकम पे। बेसिकली आपके जो खर्चे जो आपके होने ही हैं, चाहे वो चाहे आप चाहे नहीं चाहे, तो वो उसका साइज बढ़ता जाता है। तो आपके पास वो डिस्पोजेबल इनकम है जिसके साथ आप कुछ कर सकते हैं, उसका साइज घटता जाता है। तो कहीं ना कहीं आप क्रेडिट कार्ड या फिर आप अपने फ्यूचर इनकम को बोरो करते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको एक इनसिक्योरिटी भी देता है, क्योंकि जब आप पूंजीवादी व्यवस्था में आगे बढ़ते हैं, निजीकरण की तरफ बढ़ते हैं, तो आपकी जो कई सारे सिक्योरिटीज हैं, जॉब सिक्योरिटीज हैं, वो नहीं होती हैं, और सोशल सिक्योरिटीज भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं होते। आपके पास पेंशन नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि एक लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी भी होती है। आप बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छा हेल्थ केयर लेना चाहते हैं, लेकिन उसका कॉस्ट बढ़ता जाता है। तो दो लेवल पर मैं ये देखता हूं। एक तो ये है कि इनकम को तुरंत बढ़ाना काफी आसान काम नहीं है अभी के समय में। तो दूसरी बात ये हो सकती है, यदि एक अच्छा पब्लिक सिस्टम हो, पब्लिक डिलीवरी हो एजुकेशन और हेल्थ की, तो और एक सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस हो मिडिल क्लास की, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा बर्डन हम लोग हटा सकते हैं। इनफैक्ट हमारे लिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एक उदाहरण है, जहां पर कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफी हद तक फ्री है, एजुकेशन हेल्थ के प्रोविजंस काफी ज्यादा हैं। बल्कि उस क्षेत्र में मैं कहूं तो इंडिया में
जो जीडीपी का परसेंटेज है एजुकेशन और हेल्थ दोनों वर्ल्ड स्टैंडर्ड से कम है। तो अभी मुझे लगता है कि मिडिल क्लास की समस्या का एक बड़ा समाधान पब्लिक एक्सपेंडिचर इन हेल्थ और एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में है, जिससे कि वो एटलीस्ट इंस्टेंटली रिलीव हो सकते हैं, और सोशल सिक्योरिटीज में, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मनोरंजन जी, आप कितना एग्री करते हैं अवनींद्र जी मैं की बिल्कुल बातों से? पूरी तरह सहमत हूँ कि सोशल सेफ्टी नेट्स और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको अगर यातायात के साधन सुलभ किए जाते हैं कम, तो उससे एक बढ़ोतरी मिलती है, उससे आपके खर्चे भी सीमित होते हैं, आपकी मोबिलिटी भी बढ़ती है। तो ये एक विश्व स्तर पे एक बहुत अच्छा मॉडल है, और हम लोग जहाँ तक संभव हो इसको भारत में भी पूरी तरह अडॉप्ट कर सकते हैं। एक और बहुत ज्वलंत विषय है, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट का। मनोरंजन जी, जिस तरह से लोग क्वालिफाइड हैं, जितना उनके पास डिग्रियां हैं, जितना पढ़ाई की हुई है, उस हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी मिलती है तो पैसा कम मिलता है। ये कितनी बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी चुनौती, जैसा कि आपने बताया कि बेरोज़गारी बहुत बड़ी चुनौती है, और बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है, खासकर शिक्षित वर्ग में। तो ऐसे हालात में कुछ लोकल लेवल पे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन, और जो विश्व के अन्य भागों में जो सक्सेस स्टोरीज हुई हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में, एमएसएमईज के माध्यम से, माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से, स्वरोजगार भी एक बहुत बड़ा, अभी भारत सरकार की एक मुहिम चली है मुद्रा लोन के माध्यम से, मेकअप इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत सारे इस तरह के प्रयास चल रहे हैं, और इन प्रयासों के माध्यम से इसमें बेरोज़गारी को कम करने का, आपके अपने प्रतिभाओं को उचित ढंग से प्रयोग करने का प्रयास चल रहा है। पूरी तरह अभी ये रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन ये प्रयास सही दिशा में चल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम आएंगे। अवनींद्र जी, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप अंडर एम्प्लॉयमेंट को इस वक्त भारत के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो पूरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो आपने पहले ही कहा था, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है हमारे अंडर एम्प्लॉयमेंट को। इनफैक्ट अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो आधे वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है, सिर्फ 15% जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो गैप है इनकम और डिपेंडेंस के बीच में, वो क्लियरली शो करता है अंडर एम्प्लॉयमेंट वहां पे। आप अगर एवरेज इनकम की बात करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, वहां भी आपको दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से एवरेज इनकम है वो कैजुअल बेस से भी कम है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग देख सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट कई बार देखी नहीं जा सकती, बहुत डिफिकल्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करना। तो इसीलिए मैं फिर से वापस अपने उस पॉइंट पे आऊंगा कि एक बैलेंस की जरूरत है, जहां पर कि एक साइजेबल नंबर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लोग रहें, फिर उसके बाद कैजुअल एम्प्लॉयमेंट हो, फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। उस तरह के बैलेंस के साथ जो डिमांड या मांग की जो आपूर्ति है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ताकि आप कहीं ना कहीं एक, इनफैक्ट मैंने जो पहले पॉइंट रखा था कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, आपको जरूरत है इन्हीं सब लोगों को जो अंडर एम्प्लॉयड हैं, उनको एक नए मॉडर्न सेक्टर की तरफ ले जाने के लिए। और उस क्षेत्र में मुझे लगता है कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज या छोटे जो कुटीर उद्योग हैं या लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक और विषय जो है वो है, अवनींद्र जी, आप ही से ये सवाल रहेगा मेरा कि शहरों में लगातार जो आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का सल्यूशन नहीं है। जैसे पानी की कमी, इलेक्ट्रिसिटी पावर कट और ट्रैफिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऐसे चैलेंजेस हैं जो लोगों को डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामना करना ही पड़ रहा है। इनका क्या समाधान आप देखते हैं? देखिए, जब तक गांव में रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक हमारा एग्रीकल्चर इतना मजबूत नहीं होगा कि वो लोगों को नहीं भेजे बाहर, जब तक हमारे छोटे शहर अलग राज्य सशक्त नहीं होंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। कि आज आप प्रोवाइड करा दें, जैसे दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, फ्लाईओवर्स बनते रहते हैं, नए फ्लाईओवर्स आते हैं, फिर वो जाम हो जाता है, क्योंकि हर साल जो इन माइग्रेशन है वो इतना ज्यादा है कि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट होगा। मुझे लगता है कि इसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है कि आप जहां से लोग वहां आ रहे हैं उनको सशक्त करें, उन जगहों को सशक्त करें। नौकरी और जॉब के जो उपाय हैं उनको बाहर, शहर के बाहर क्रिएट करें। उसके अलावा मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं इस मामले में कि बहुत इमीडिएटली इसका कुछ समाधान हो सकता है। मनोरंजन जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? हाँ, ये
जैसे इन्होंने बोला बहुत जल्दी परिणाम नहीं आएंगे, लेकिन हमको सही प्रक्रिया पे ध्यान देना चाहिए। और सही प्रक्रिया के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा, APJ अब्दुल कलाम साहब का बहुत अच्छा काम है इसमें। अर्बनाइजेशन की बात कही, लोकल लेवल पे, रूरल तहसील के स्तर पे, गांव के स्तर पे कुछ और फैसिलिटीज़ अगर मुहैया कराई जा सकें मूलभूत सुविधाओं की, तो उससे इस हालात पे कुछ अच्छा असर पड़ेगा। बिल्कुल, चुनौतियां तो अनेक हैं इस वक्त, बिल्कुल चुनौतियां तो अनेक हैं इस वक्त। अर्बन मिडिल क्लास के लिए इकोनॉमी में जिस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं, जो चैलेंजेस इस वक्त हैं, चाहे फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे वो जिस तरह से तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो रहा है, इन सब विषयों को लेकर के समाधान तलाशने की जो कोशिश है, जो प्रयास है, हम कर रहे हैं अपने विशेषज्ञों के थ्रू। उनसे समझ रहे हैं, उनसे लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं समझने का कि किस तरह से हम इन चीज़ों का समाधान आने वाले समय में देखते हैं। अवनींद्र जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ मनोरंजन जी जुड़े हुए हैं, जो लगातार हमारे साथ कई विषयों पर बातें कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं किसानों और इकोनॉमी के बारे में। फार्मर्स और इकोनॉमी इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार देश की 65% आबादी गांव में रहती है। 47% लोगों का जीवन खेती पर निर्भर है। आज़ादी से अब तक हमने कृषि में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। तब हम आयात पर निर्भर थे, आज हम बहुत सी कृषि उत्पाद का एक्सपोर्ट करते हैं। अनाज उत्पादन 1950 में 5.08 करोड़ टन था, जबकि 2023-24 में 30.9 करोड़ टन का अनुमान है। भारत दूध, जूट और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। गेहूं, चावल और फल सब्जियों में दूसरे स्थान पर है। इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ हैं मनोरंजन जी और ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अवनींद्र जी। मनोरंजन जी, आपसे शुरुआत करूंगी। पहले जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज इस वक्त न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। ऐसे में अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, फार्मर्स की बात करें, किसानों की बात करें, तो कई फसलों को, कई किसानों को ये जो मौसम में जो अचानक से बदलाव हो रहा है, इसके बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये भी बात सामने आई है कि ऐसी वैरायटी बनानी चाहिए फसलों की जो इसको विदस्टैंड कर सकें क्लाइमेट चेंज को। ये आपको पहली बात है कितना प्रैक्टिकल सोल्यूशन लग रहा है, और क्या ये समाधान और ये जो उपाय है आपको उचित लग रहा है? मेरा मानना है ये आपको प्रैक्टिकल लगे, उचित लगे, लेकिन अभी हम ऐसे चौराहे पे खड़े हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसी हालत में शायद ये आम तौर पे नहीं समझा गया है कि कृषि में जो हिस्टोरिकल एमिशंस होते हैं, जो उत्सर्जन हुआ है ऐतिहासिक रूप से, ये सबसे ज़्यादा है भारत के प्रदूषण को बढ़ाने के लिए। तो इसमें हम लोग नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग, ड्रोन से, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में जो इमिशन होते हैं, उत्सर्जन होते हैं, उसके लिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता भारत के संदर्भ में उभर कर आई है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। हम लोग अपने जीवन में स्मार्ट होना चाहते हैं, तो उसी तरह से कृषि के लिए भी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बहुत आवश्यकता है, जिसमें क्रॉप्स को, सीड्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। हम ऐसे फसलों पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं जिसमें पानी की आवश्यकता कम हो। सोलर एनर्जी पर भी एक ज़्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में एक और एलाइड सेक्टर है, लाइव स्टॉक सेक्टर, पशुओं का, जिसके लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है। लेकिन कृषि के बाद जो इमिशन होता है, सबसे ज़्यादा इमिशन, उत्सर्जन जो प्रदूषण को बढ़ाता है, वो लाइव स्टॉक क्षेत्र में होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके जो फीड है उसमें बहुत ज़्यादा ये गुंजाइश होती है इमिशन की। तो फीड को, लाइव स्टॉक के फीड को, जो हम जानवरों को खाना खिलाते हैं, उसको हम अगर तकनीकी रूप से प्रभावित कर सकें कि उसका इमिशन कुछ कम कर सकें, तो उससे पूरे वर्तमान स्थिति पे अच्छा और प्रभावी असर पड़ेगा। अवनींद्र जी, आपके पास आऊँगी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो चुनौती हमारे कृषि वर्ग के सामने, हमारे किसानों के सामने खड़ी हुई है, उसको लेकर के क्या सल्यूशन आप देखते हैं? देखिए, किसानों
अगेन मैं ये कहूंगा कि किसान हमारे यहाँ, आपने कहा 47% लोग यहाँ पर खेती पर निर्भर हैं, और वो लोग बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है आर्थिक रूप से। तो मुझे लगता है कि उनके पास ऑप्शंस भी नहीं है बहुत सारे, कि वो अपने खेती के चीज़ों को बदलाव कर सके या डिफरेंट तरीके के मेथड्स को अपना सके। ये आज़ादी शायद उनके पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फार्मर्स को हेल्प करने की। इन दो तरीके से हो सकती है ये हेल्प। पहली बात ये है कि अभी के समय में जब हमारा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, सारे कंट्रीज इंटीग्रेटेड हैं, तो किसानों का उनके उत्पादों के प्राइस पर कोई अधिकार नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता उन्हें क्या प्राइस होगा, बहुत फ्लक्चुएट करता है। इसके कारण वो लोग उन्हीं चीज़ों का उत्पादन करते हैं जिनकी उन्हें कुछ एश्योरेंस मिल जाती है प्राइस की। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है कि जो किसानों का रुझान है वो क्लाइमेट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर के है, वायबिलिटी को लेकर के है। तो अगर हम ऐसे प्रैक्टिसेस को वायबल कर दें जो क्लाइमेट के लिए भी सुटेबल हैं, जो लोकली एडाप्टेबल हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक सॉल्यूशन है। इनफैक्ट ज्यादातर अगर आप देखेंगे, फॉर इंस्टेंस वो ईस्टर्न एरिया में अभी नए मेज या नए वैरायटीज आ रहे हैं, या बीटी कॉटन एक समय में आया था। ज्यादातर ये टेक्निक्स हम बाहर से लाते हैं, उनका जो अनुसंधान है वो बाहर हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारे एरिया के लिए बहुत सुटेबल नहीं हुआ। तो एक मुझे लगता है कि आज मुझे रिसर्च और डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, उसको इंडियनाइज करने की जरूरत है, कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस क्षेत्र में हो कि भारत के लिए क्या सुटेबल है और लोकल लेवल पर क्या सुटेबल है, पहली बात। दूसरी बात, उन सारे उत्पादों को कैसे वायबल बनाया जाए। मुझे लगता है कि ये लार्जर चुनौती हमारे सामने में है एड्रेस करने की। उसके अलावा छोटी बातें तो होती रहेगी, उसका समाधान भी अभी नहीं है, बट मुझे लगता है कि इसको बहुत बड़े तरीके से देखने की जरूरत है। इंडिजिनस रिसर्च और डेवलपमेंट की बात कही अवनींद्र जी ने, और जो प्रोडक्ट्स रिसर्च के बाद जो निकले उनको लार्जली वायबल हमारे कृषि क्षेत्र को बनाया जाए, उसके लिए अवेलेबल किया जाए, वो एक बड़ी अहम उन्होंने बात बोली है। देश में मनोरंजन जी 70% जो आबादी है वो किसानों और मजदूरों की है। ऐसे में अगर उनके पास खरीदने की क्षमता ही नहीं हुई तो मांग कैसे निकलेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पे दो तरह से प्रयास करने की ज़रूरत है। एक तो जो उनके खर्चे हैं, इनपुट कॉस्ट है, उसको कुछ कम करना चाहिए, आमदनी को बढ़ाना चाहिए। खर्चों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है क्योंकि ये मार्केट फोर्सेस पे निर्भर हैं। तो जो बीज की कीमतें हैं, खाद की कीमतें हैं, पानी की कीमतें, किसान का उस पर ज़्यादा वश नहीं चलता। ऐसे हालात में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो काम हो रहा है उसमें बदलाव, और हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे कि हॉर्टिकल्चर है, लाइव स्टॉक है, फिशरीज़ है, इन पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, टाइमलीनेस ऑफ क्रेडिट, ऋण सही समय पे मुहैया कराना है, उचित अनुपात में, और उसकी कीमत भी सही होनी चाहिए। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है, इसको कृषि क्षेत्र में और बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मर्स, फार्म लैंड्स की हिंदुस्तान में 80-82% छोटे किसान हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी फार्मर्स की बढ़ाने के लिए बहुत तरह की आवश्यकता है। वाटरशेड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है, जिससे एक वातावरण पे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उत्पादकता पे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, और उसके अलावा सप्लाई साइड इंटरवेंशंस, जिसके माध्यम से हम कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उभर कर आया है। कोल्ड चेन से हमारा मानना है कि जो आप उत्पादन करते हैं वहाँ से डाइनिंग टेबल तक पूरी एक श्रृंखला बन जाती है, जिसको हम इंग्लिश के एक बहुत ही एक अच्छे फ्रेज में बोलते हैं, फार्म टू फोक। इस तरह की अगर हम एक श्रृंखला बना सके तो एक अच्छी चीज़ होगी। सोलर पावर, सोलर फार्म्स पे भारत में ज़्यादातर सूरज की कोई रोशनी की, उष्णता की कोई कमी नहीं होती है। तो अशोक गुलाटी जो एक बहुत प्रमुख
कृषि अर्थशास्त्री, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और यह दर्शाया है कि अगर हम बहुत सारे ये कृषि योग्य ज़मीनों को सोलर फार्म्स के रूप में प्रयोग करें तो उससे बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। एग्री टूरिज्म एक बहुत अच्छा राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। आपके जो गांव हैं, जो खेत है, उसमें एक फार्म हाउस बना दिया, उसको एक रिजॉर्ट की तरह डेवलप किया, उसमें 4-6 कमरे बना दिए, खाने की व्यवस्था, रहने की और कुछ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए। तो ये एग्री टूरिज्म विश्व में एक बहुत सफल मॉडल है, हिंदुस्तान में, राजस्थान में और कई रिजॉर्ट्स में हुआ है। तो उसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड ग्राउंड वाटर और इकोसिस्टम, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों से मेरा ख्याल है इस पे किसानों की आय बढ़ाने में अगर हम एक होलिस्टिकली, एक वृहद रूप से देखें तो एक अच्छा और प्रभावी असर पड़ेगा। अवनींद्र जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? मैं इसमें एक दो लाइन, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने बात कही, बट एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेरे अनुसार। अगर फार्मर्स को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के साथ डायरेक्टली लिंक कर दिया जाए तो मुझे लगता है, क्योंकि वैल्यू चेन में फार्मर्स बहुत नीचे होते हैं, उनके कमोडिटी की प्राइस बहुत अच्छी नहीं मिलती है, जबकि आप प्रोसेस्ड फूड को अगर देखेंगे उसकी प्राइस कई गुना बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि कम्युनिटी लेवल पर, कोऑपरेटिव लेवल पर जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, इनको रूरल लेवल पर डेवलप किया जाए और फार्मर्स को डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट कराया जाए, तो ताकि वो वैल्यू चेन में उसके ऊपर चले जाएं। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन होगा उनके ओवरऑल वायबिलिटी को लेकर के, कि प्रोडक्शन के साथ साथ वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब वो सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं और उनका योगदान उसमें है। एक होलिस्टिक अप्रोच की आप अवनींद्र जी बात करें कि होलिस्टिकली इसको कैसे अप्रोच करके इसका समाधान निकाला जा सकता है। मनोरंजन जी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक आकलन है कि सप्लाई चेन में कमी होने के कारण भारत में हर साल लगभग 11 से 15% अनाज वो नष्ट हो रहा है। इसका क्या समाधान है? इसको कैसे कम किया जा सकता है? हाँ, ये एक खास के ऐसे समस्या, जबकि हम वांछित उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसका उन किसानों की आय में कमी है। तो अगर हम उसको सही उत्पाद दे सकें, वेस्टेज को चेक करने के लिए फार्मर्स के एफपीओ की ऑर्गेनाइजेशन एक पिछले 5-7 साल में उभर कर आई है। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री है। एक समन्वित प्रयास सरकार की वजह से की तरफ से एनजीओ, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सभी मिलकर इसमें एक समेकित और समन्वित प्रयास करेंगे। और इसमें एक सेंसिटाइजेशन की भी ज़रूरत है, लोगों को एहसास कराने की ज़रूरत है कि आपका तो नुकसान हो ही रहा है, ये वेस्टेज से समाज का भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और हर एक चीज़ का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। इस नुकसान को हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं और इससे समाज का, किसानों का, देश का ज़्यादा, तो इस पे एक केंद्रित ध्यान देने की आवश्यकता है। अवनींद्र जी, आपसे भी मैं यही सवाल लूँगी कि सप्लाई चेन में कमी के कारण हर साल ये जो 11 से 15% अनाज नष्ट हो रहा है, ये पहली बात है, ये कितनी बड़ी चुनौती है इस वक्त भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए, और इस पर किस तरीके से काम किया जा सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर जहाँ किसानों की इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं इस पर। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जो है, जो इनहेरेंट प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि जो सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्टिकुलरली, वो तो होना ही चाहिए। बट दूसरी बात मुझे लगती है कि जो फूड मैनेजमेंट है, इसका डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है। जो फूड प्रोडक्शन है उसको आप गांव के लेवल पर मैनेज करें। होता क्या है, आपके कोल्ड स्टोरेज सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होती है, या कई बार तो डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं होती है। मंडी बहुत दूर होता है इंडिया में, आप जानते हैं मंडी बहुत लिमिटेड है, बहुत दूर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो मुझे लगता है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है, विलेज लेवल पर अगर हम लोग कलेक्ट करें और उसको, जैसे मैंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का लिंक कर सकते हैं, लोकल लेवल पे ही प्रोड्यूस हुआ, वहीं पर वो कन्वर्ट हो गई प्रोडक्शन में, प्रोसेस्ड गुड में। या फिर जैसे हमारा पीडीएस का सिस्टम है, जो पीडीएस का सिस्टम है, हम ऑलरेडी गवर्नमेंट खरीदती है, प्रोक्योर करती है, क्यों नहीं वो उसे बिल्कुल लोकल लेवल पर किया जाए, हर एक विलेज के लेवल पर, ताकि इस तरह के डिसेंट्रलाइजेशन से कहीं ना कहीं इस तरह के क्षति को रोका जा सकता है। और डेफिनेटली जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है बाकी चीजों में, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
सही बात कही आपने कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक अहम रोल प्ले करता है, प्ले कर सकता है। फिलहाल कृषि क्षेत्र, किसानों को लेकर के और इकोनॉमी में किस तरह से कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, भविष्य में प्रेजेंट के जो वर्तमान के हालात क्या हैं, उन पर हमने एक विशेष चर्चा करी और कई ऐसे पर्सपेक्टिव थे जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। अवनींद्र जी और मनोरंजन जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं और जिस तरह से उन्होंने हमारी मदद करी इस पूरे विषय को, खासकर कृषि क्षेत्र को समझने में, वो वाकई में मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए भी, जो कि मतदान करते समय अपने मतदान का आकलन करेंगे कि किसको अपना मतदान देना है, उनके लिए बहुत बहुत उचित रहेगा। तो फिलहाल ये थी बात इकोनॉमी को लेकर के। जैसा कि हम इस नॉलेज सीरीज़ में लगातार आपसे कह रहे हैं कि हमारा मकसद एक है कि हम इस नॉलेज सीरीज़ के ज़रिए आपको ये हेल्प करें या ये डिसाइड करने में मदद करें कि अपना, जब आप मताधिकार का इस्तेमाल करें, अपना मतदान दें, तो किस तरीके से, कौन से ऐसे विषय हैं जो देश की दिशा और दशा तय कर रहे हैं, उनको अपने दिमाग में रख करके, अपने मन में रख करके, तब सही आकलन करके, सही एनालिसिस करके आप अपना वोट कास्ट करें। फिलहाल जागरण प्राइम टीम की ये लगातार कोशिश है कि जितने भी विषय हैं रिलेटेड इलेक्शंस के, हम आपके सामने लगातार इस नॉलेज सीरीज़ के ज़रिए लाते रहें। फिलहाल आज इतना ही। थैंक यू।